साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। पहला टॉपिक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी दिव्यांगजन और समावेशी शिक्षा। हम लोग पूर्व के वीडियो में यह देख चुके हैं कि समावेशी शिक्षा किनके लिए जरूरी है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि दिव्यांग जन के साथ साथ वैसे बच्चे जो उपेक्षित वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, कुछ अभिभावक ऐसे हैं जो सजा याफ्ता हैं, वैसे बच्चे जिनकी मां वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई है और तमाम तरह के जो शिक्षा से बिल्कुल दूर है, वैसे बच्चों का समावेशन किया जाना है। लेकिन इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि दिव्यांग जन, विकलांग बच्चे और विकलांग बच्चे का समावेशी शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है जेंडर विमर्श और शिक्षा, यानी लिंग भेद क्या है, जेंडर विभेद क्या है और किस प्रकार से परिवार में, समाज में लड़का और लड़की में फर्क किया जाता है शिक्षा देने में, उनके पहनावे में, खेल कूद में, आचार और विचार में, व्यवहार में। जन्म से ही परिवार के सदस्य उनके साथ अलग तरीके से व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। खिलौना देने में इन सारी बातों की जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा सारे प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है कि किनके अनुसार विशिष्ट बालक, कौन कह रहा है कि विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा या पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। ये किसने कहा, किनके अनुसार ये बातें कही गई है? क्रुक्सेंक के द्वारा, आर.के. शर्मा के द्वारा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्रुक्सेंक के द्वारा यह कहा गया कि विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। आगे है कि किनके अनुसार विकलांगता क्या है, कि किनके अनुसार विकलांगता एक शब्द है जिसमें हानि, गतिविधि की सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। किनके अनुसार? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्रुक्सेंक, आर.के. शर्मा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विकलांगता एक शब्द है जिसमें हानि, गतिविधि की सीमाएं
और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। आगे है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा का श्रेय किस अमेरिकी विद्वान को जाता है जिन्होंने अपने कार्यों में दृष्टि और श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता दिखाई। क्या है प्रश्न कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा का श्रेय किस अमेरिकी विद्वान को जाता है जिन्होंने अपने कार्यों में दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित यानी कि अंधे बच्चे और बहरे बच्चे के लिए शिक्षण में उत्सुकता दिखाई। वो कौन थे? सैमुअल ग्रिडले होवे, क्रुकसैंक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सैमुअल ग्रिडले होवे, जो कि अमेरिकी विद्वान हैं और इन्होंने अपने कार्यों में दृष्टि और श्रवण रूप से बाधित यानी अंधे बच्चे और बहरे बच्चे के लिए इन्होंने उत्सुकता दिखाई। देखिए, समावेशी शब्द, समावेशी शिक्षा बिल्कुल एक तरह से कहिए तो नया शब्द है, नई पद्धति है और नवाचार के माध्यम से इसका अनुसरण करना है ताकि समाज के हर एक बच्चे शिक्षा से जुड़ सकें, शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल हो सकें, सभी बच्चे शिक्षित हो सकें, तभी एक शिक्षित और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकता है। आगे है कि अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा की अवधारणा कब प्रारंभ हुई? 1975, 1970, 1965, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1975। 1975 में अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा की अवधारणा प्रारंभ हुई है। चलिए आगे है, बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हम लोग पिछले वीडियो में भी इसके विषय में देखे थे, जानकारी लिए थे। सलामांका जो कि स्पेन में है, शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं पर विश्व सम्मेलन कब आयोजित हुआ? है ना, सलामांका जो स्पेन में है, शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं पर विश्व सम्मेलन कब आयोजित हुआ? और इसी सम्मेलन में पहली बार समावेशन और समावेशी शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ। पहला प्रारंभ जो है कहिए इसी सम्मेलन से हुआ और इस सम्मेलन में 92 सरकारों यानी 92 देश, 92 नेशंस भाग लिए और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 300 से अधिक प्रतिभागियों ने सलामांका सम्मेलन में, विश्व सम्मेलन में भाग लिया। तो वो सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1994, 1993, 1992, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा 1994, 1994। सलामांका विश्व सम्मेलन का जो आयोजन हुआ 1994 में और यहीं से समावेशी शिक्षा में समावेशन की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और इसके उद्देश्य का निर्धारण किया गया। कौन कौन से बच्चे का समावेशन किया जाना है, इन सारी बातों का निर्धारण पहली बार 1994 में सलामांका विश्व शिक्षा सम्मेलन में किया गया। आगे है कि डकार सम्मेलन कब आयोजित किया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि डकार सम्मेलन कब आयोजित किया गया, जिसमें विश्व शिक्षा मंच, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम WEF पर शिक्षा में समावेशन की बात दोहराई गई। जो सलामांका सम्मेलन में 1994 में किया गया, उसी बात को डकार सम्मेलन में दोहराया गया। लेकिन ये डकार सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 2000 में हुआ, 2001, 1999, 1998 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, डकार सम्मेलन का आयोजन 2000 ईस्वी में किया गया है ना, जिसमें कि शिक्षा में समावेशन की बात को पुनः दोहराया गया, पुनः जोर दिया गया कि विश्व के सभी देशों में समावेशी शिक्षा प्रारंभ की जाए। समावेशी शिक्षा की जरूरत को महसूस किया गया। डकार सम्मेलन, अगला जो प्रश्न है वह है कि डकार सम्मेलन में विशेष आवश्यकता वाले, डकार सम्मेलन में विशेष आवश्यकता वाले अभावग्रस्त उपजाति अल्पसंख्यकों को दूर दराज और अलग अलग समुदायों तथा शिक्षा से वंचित नगरीय दूसरे लोगों का समावेश कब तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों का अभिन्न अंग होने का निश्चय लिया गया। इस प्रश्न को और सिंप्लीफाई करते हैं कि डकार सम्मेलन जो कि 2000 ईस्वी में आयोजित की गई, जिसमें कि सलामांका विश्व सम्मेलन शिक्षा से जुड़ा हुआ जो हुआ था 1994 में, समावेशी शिक्षा की बातों को दोहराया गया इसमें। और डकार सम्मेलन में समावेशी शिक्षा दूर दराज के इलाके, वंचित वर्ग, उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, शिक्षा से वंचित वर्ग के बच्चों को कब तक मुख्य धारा में, यानी वहां पे प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई, तो वो 2015, 2014, 2010, 2009 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो डकार सम्मेलन 2000 ईस्वी में आयोजित की गई, उसमें अगले 15 वर्षों में यह निश्चय किया गया कि विशेष आवश्यकता वाले अभावग्रस्त उपजाति अल्पसंख्यकों को दूर दराज और अलग अलग समुदायों तथा शिक्षा से वंचित नगरीय व दूसरे लोगों को समावेश 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों का अभिन्न अंग होने का निश्चय किया गया कि 2015 तक समावेशी शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक कर दिया जाएगा। यानी टास्क दिया गया 15 वर्ष का, यानी 2015 तक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति की रणनीतियों का अभिन्न अंग होने का निश्चय लिया गया। आगे है कि भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास, आइए अपने देश की बात करें, दुनिया की बात अभी हो रही थी, तो भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्न में से कौन बहुत महत्वपूर्ण है? सार्जेंट योजना 1944, कोठारी आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में सार्जेंट योजना जो 1944 में लाया गया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए और देखें सार्जेंट योजना के विषय में कि सार्जेंट योजना 1944 के तहत निम्न में से किन बच्चों को
विशेष शिक्षा दिए जाने के विषय में कहा गया। दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे। दृष्टिबाधिता हो गया अंधे बच्चे, श्रवण बाधिता मतलब बहरे बच्चे, और मानसिक रूप से विक्षिप्त यानी दिमागी रूप से यानी पागल बच्चा भी हम कह सकते हैं। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। किनके विषय में कहा गया? तो सार्जेंट योजना 1944 के तहत दृष्टि बाधित बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे और मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चे को विशेष शिक्षा दिए जाने के विषय में कहा गया। यानी तीन जो ऊपर का जो विकल्प है वो तीनों सही है, इसलिए आपको आंसर करना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे है कि 1964 में कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 से 66। तो कोठारी आयोग जो 1964 में लाया गया ने निम्न में से किन लोगों की शिक्षा के लिए विशेष सुझाव यानी समावेशी शिक्षा के विषय में सुझाव दिया? शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे, पिछड़े वर्ग के लोगों या जनजाति लोगों या उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कारण 1964 में जो कोठारी आयोग आया इसमें शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चे, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे, पिछड़े वर्गों के लोगों, जनजाति लोगों की शिक्षा के लिए विशेष सुझाव यानी कि समावेशी शिक्षा दिया। आगे है कि किनके अनुसार शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक अवसर की समानता करना और पिछड़े वर्गों के वंचित व्यक्तियों को उनकी स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। किनके अनुसार? कोठारी आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, विकलांग जन अधिनियम 1995 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सही जो इसका आंसर होगा वह होगा कोठारी आयोग 1964 के अनुसार शिक्षा के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों में से एक अवसर की समानता करना और पिछड़े वर्गों के वंचित व्यक्तियों को उनकी स्थिति में सुधार के लिए शिक्षा का उपयोग करने में सक्षम बनाना है। आगे है कि विकलांग जन अधिनियम क्या है? विकलांग जन अधिनियम 1995 के विषय में सत्य कथन की पहचान करें। अब आपसे एक सवाल करेगा कि विकलांग जन अधिनियम कब लाया गया, कब पारित किया गया? तो जवाब देना है 1995। अब है कि इस अधिनियम के विषय में सत्य कथन की पहचान करना है। दिव्यांगों की देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि दिव्यांगों की देखभाल और जीवन की प्रमुख धारा में उन्हें पुनर्वासित करने का अधिकार है। विकलांग जन अधिनियम 1995 के तहत प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देना है। सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करना है या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विकलांग जन अधिनियम 1995 में क्या क्या प्रावधान किया गया, हम लोग इस बात की जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से ले रहे हैं। तो विकलांग जन अधिनियम 1995 के तहत
दिव्यांगों की देखभाल और जीवन की प्रमुख धारा में उन्हें पुनर्वासित करने का अधिकार है। विकलांग जन अधिनियम 1995 के तहत प्रत्येक बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक उपयुक्त वातावरण में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है और निःशुल्क, कोई भी शुल्क इसके लिए अदा नहीं करना है। तीसरा है कि विकलांग जन अधिनियम 1995 में के तहत सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करना है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से 3 विकल्प सही है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे है कि किनके अनुसार समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। किनके अनुसार? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016, विकलांग जन अधिनियम 1995, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रूप से लागू किए जाने की जरूरत है। ये मुखालफत कौन करता है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005। आगे है कि सभी सरकारी शैक्षिक संस्थान और सहायता प्राप्त संस्थान में दिव्यांग जनों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है? 4%, 3%, 5%, 1% या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, 3% सीट आरक्षित है सभी सरकारी शैक्षिक संस्थानों में और सहायता प्राप्त संस्थानों में दिव्यांग जनों के लिए कि वो अपना नामांकन कराएं और शिक्षा ग्रहण करें। जो बच्चे मानसिक, शारीरिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं, जनरल जो बच्चा है, सामान्य जो बच्चा है उससे भिन्न होते हैं, जिन्हें कक्षा कक्ष में समायोजन के लिए विशेष जरूरत होती है, ऐसे बच्चे निम्न विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सामान्य बच्चे या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सही आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। कौन? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। और इन्हें कक्षा में समायोजन के लिए, समावेशन के लिए विशेष शिक्षण विधि एवं भौतिक सुविधाओं की जरूरत होती है ना। विशेष शिक्षण विधि नए तरीके से, तकनीक के माध्यम से, गतिविधि के माध्यम से बताना और भौतिक सुविधाओं की भी जरूरत होती है। जैसे अंधे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता होती है, बहरे बच्चे के लिए साउंड सिस्टम की आवश्यकता होती है, विकलांग बच्चा जो पैर से विकलांग है वैसे बच्चों के लिए रैंप और ट्राइसाइकिल की आवश्यकता होती है, ताकि वो आसान तरीके से विद्यालय पहुंचे और विद्यालय के कक्षा कक्ष में भाग ले
और सही तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और इसी पर ये टॉपिक बेस्ड है, इसलिए ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे है कि एक बच्चे को वैधानिक रूप से कानूनी रूप से नेत्रहीन अंधा तब कहा जाता है जब उसकी दृष्टि क्षमता यानी दृष्टि तीव्रता निम्न में से कितनी होती है? 20/200, 10/200, 15/200, 25/200 या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि वैसे बच्चे जिनकी दृष्टि क्षमता या दृष्टि तीव्रता 20/200 अगर होता है, 20/200 होता है, वैसे बच्चे को वैधानिक रूप से, है ना, वैधानिक रूप से कानूनी रूप से नेत्रहीन माना जाता है, अंधा माना जाता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इस प्रश्न को हम लोग इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे। चलिए आगे है कि दृष्टि बाधित बच्चे की पहचान निम्न में से क्या है? दृष्टि बाधित बच्चे की पहचान निम्न में से क्या है? एक शिक्षक हैं और हमारा ये कर्तव्य होता है कि जिन बच्चों का समावेशन किया जाना है, जिन बच्चों को समावेशी शिक्षा देना है, उन बच्चों की पहचान करें और पहचान से संबंधित नॉलेज, पहचान से संबंधित जानकारी एक शिक्षक को होना बहुत जरूरी है। तभी हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिसका कि समावेशन किया जाना है, जिसको कि समावेशी शिक्षा दी जानी है, तो हम दे पाएंगे। तो यहां पर है दृष्टि बाधित बच्चे की पहचान क्या है? बच्चे द्वारा अक्सर सिर दर्द की शिकायत करना, माथा दर्द की शिकायत करना, अक्सर आंखों को मलना, आंखों का आकार भिन्न होना, प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहना या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए कि दृष्टि बाधित बच्चे की जो पहचान है वो है कि बच्चे द्वारा अक्सर सिर दर्द का शिकायत करना। एक अभिभावक भी हम लोग हैं, एक शिक्षक भी हैं, तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा बराबर सिर दर्द का शिकायत करता है तो हमें अलर्ट होना है। अक्सर आंखों को मलना, इस तरह से अक्सर आंख को क्या करता है बच्चे, अगर मलता है तो समझ जाइए कि वह क्या है, दृष्टि बाधित बच्चों की वो एक पहचान है। आंखों का आकार भिन्न होना, आंख छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, या एक आंख बड़ा एक आंख छोटा हो जाना, तो भी हमें समझना होगा कि वो दृष्टि बाधित बच्चे की एक पहचान है। और प्रकाश के प्रति संवेदनशील रहना, बोर्ड पर अगर हम कुछ लिखते हैं, बच्चे बहुत जोर से देखते हैं तब उसको दिखाई पड़ता है, नॉर्मल वे में वो नहीं देख पाता है, इसका मतलब है कि वो दृष्टि बाधित बच्चे हैं, देखने में उनको परेशानी हो रही है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि श्रवण बाधित बच्चे, यानी एक तरह से कहिए कि बहरा बच्चा की पहचान क्या है? श्रवण बाधित बच्चे की पहचान निम्न में से क्या है? व्यवहार में एकाग्रता की कमी, एक जैसी ध्वनि के शब्दों में प्रायः भ्रम होना, कक्षा में ध्वनि के स्रोत को नहीं जान पाना, शाब्दिक निर्देशों को समझने तथा अनुसरण करने में कठिनाई महसूस करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए श्रवण बाधित बच्चे की पहचान हम लोग तब करेंगे, उसमें कौन कौन सा लक्षण होगा,
तो हम कहेंगे कि वह बच्चा श्रवण बाधित है। तो पहला है कि व्यवहार में एकाग्रता की कमी। वर्ग कक्ष में गए, शिक्षक कुछ बोल रहे हैं, बच्चा उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, कारण वह सुन ही नहीं पा रहा है, इसलिए उसमें एकाग्रता की कमी होती है। ये एक पहचान है। एक जैसी ध्वनि के शब्दों से प्रायः भ्रम हो जाना। वो कभी होता है कि सुने, कभी वो इस तरह से जोर देता है कि हम नहीं सुन पाए, तो भी एक लक्षण है। कक्षा में ध्वनि के स्रोत का नहीं जान पाना। अगर जोर से कोई ठहाका लगा रहा है या किसी तरह का कोई गतिविधि या कुछ निर्देश दिया जाता है और वह उस पर ध्यान नहीं देता है, इसका मतलब है कि वह बच्चा क्या है, श्रवण बाधित है। ये भी एक लक्षण है। शाब्दिक निर्देशों को समझने तथा अनुसरण करने में कठिनाई महसूस करना। अगर वो सुन ही नहीं पा रहा है तो हम शिक्षक अगर उसको बुलाएंगे कि आप इधर आओ, आप क्लास से बाहर जाओ, पानी लाओ या किताब दो, तो वो क्या करेगा, सुन ही नहीं पा रहा है, श्रवण बाधित है, इसलिए वो हमारी निर्देशों का भी अनुसरण नहीं कर पाता है ना। इसलिए यहाँ पर हम लोग उपरोक्त सभी आंसर करेंगे, क्योंकि उपरोक्त सभी ये जो भी देखे सब श्रवण बाधित बच्चे की पहचान है। चलिए आगे है कि वाचन दुर्बलता, वाचन बाधिता, बोलने में परेशानी वाले बच्चों की पहचान निम्न में से क्या है। जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं होता है, धारा प्रवाह नहीं बोल पाना, आवाज में मधुरता का अभाव होना, नाक के स्वर में बोलना या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, वाचन दुर्बलता या वाचन बाधिता वाले बच्चों की पहचान है कि जो बोलते हैं वह स्पष्ट नहीं हो पाता है, स्पष्ट रूप से वह नहीं बोल पाता है, धारा प्रवाह नहीं बोल पाता है, रुक रुक करके बोलता है, हकलाता है, तो भी एक पहचान है। आवाज में मधुरता का अभाव होता है, मीठापन का अभाव होता है, कर्कश आवाज निकालता है, बहुत जोर से प्रयास करता है तब बोल पाता है। और नाक से भी बोलना, नाक के स्वर से बोलना, नाक से आवाज निकालना, इस तरह का अगर लक्षण है, पहचान है, तो हम समझ जाएंगे कि वो बच्चा वाचन दुर्बलता का शिकार है या वाचन बाधिता का शिकार है। इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे है कि एक मानसिक बाधित बच्चा निम्न में से कौन सा है। औसत से कम सामान्य बौद्धिक क्षमता का होना, बौद्धिक विकास धीमा होना, मंदन की सीमा कम मंदन से गंभीर मंदन का होना, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एक मानसिक बाधित बच्चा का जो पहचान है वह है कि औसत से कम सामान्य बौद्धिक क्षमता का होना, दूसरा है कि बौद्धिक विकास धीमा होना, तीसरा है मंदन की सीमा कम मंदन से गंभीर मंदन का होना। यानी कि इसका जो आंसर होगा वह डी नंबर होगा, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। आगे है संज्ञानात्मक अशक्तता। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि संज्ञानात्मक अशक्तता है क्या। बच्चे में सीखने की क्षमता, जानने की क्षमता, लिखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता, सुनने और समझने की क्षमता। तो संज्ञानात्मक अशक्तता की पहचान निम्न में से, दो बार टाइप हो गया क्या, निम्न में से कौन सा है। बच्चों का समान आयु समूह के बच्चों की तुलना में बौद्धिक स्तर का कम होना, बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियां लगातार न्यून होना, एकाग्रता का अभाव होना, स्मरण शक्ति की अवधि का कम होना, याद किया तुरंत भूल गया, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, संज्ञानात्मक अशक्तता का जो पहचान है वह है कि बच्चे का समान आयु समूह के बच्चों की तुलना में
बौद्धिक स्तर का कम होना, बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धियां लगातार न्यून होना, एकाग्रता का अभाव होना, स्मरण शक्ति की अवधि का कम होना, यानी तुरंत याद किया और वह बच्चा तुरंत क्या करता है, तुरंत भूल जाता है। तो अगर इस तरह का कोई पहचान है, इस तरह का अगर लक्षण है, तो हम समझेंगे कि वह बच्चा संज्ञानात्मक रूप से अशक्त है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कम मानसिक मंदता वाले बच्चे का आईक्यू की सीमा निम्न में से कौन सा है? कम मानसिक मंदता वाला बच्चा का आईक्यू की सीमा क्या है? 50 से 75, 35 से 49, 20 से 34, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही इसका जो आंसर होगा वह होगा 50 से 75 के बीच आईक्यू की सीमा होती है कम मानसिक मंदता वाले बच्चे। अब आईक्यू क्या है, बुद्धि लब्धि क्या है, तो वो भी हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। उसका क्या होता है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100 अगर कर दिए तो उसका आईक्यू प्राप्त कर लेते हैं। और आईक्यू की जो सीमा होती है कम मानसिक मंदता वाले बच्चों का, वो 50 से 75 होता है। चलिए, अब है कि साधारण मानसिक मंदता वाले बच्चे की आईक्यू की सीमा निम्न में से कौन सा है? 35 से 49, 50 से 75, 20 से 34, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो साधारण मानसिक मंदता वाला जो बच्चा है, इन बच्चों का आईक्यू का जो सीमा होता है, एक रेंज होता है, वह 35 से 49 होता है। आंसर होगा ए नंबर। आगे है कि गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे की आईक्यू की जो सीमा होती है वो निम्न में से कौन सा है? 20 से 34, 35 से 49, 50 से 75, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे की आईक्यू की सीमा 20 से 34 होता है। कितना होता है? 20 से 34 होता है, 20 to 34 होता है। चलिए, आगे है कि गूढ़ मानसिक मंदता वाले बच्चों की सबसे जो एकदम नीचे वाला, बहुत ही मंद बुद्धि कह सकते हैं, तो गूढ़ मानसिक मंदता वाले बच्चे की आईक्यू की सीमा निम्न में से कौन सा है? 20 से कम, 20 से 34, 35 से 49, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गूढ़ मानसिक मंदता वाले बच्चे की आईक्यू की सीमा 20 से कम होता है, यानी सबसे धीमा, सबसे स्लो दिमाग वाला बच्चा इसी श्रेणी का है। चलिए, अब है कि गति प्रेरक बाधिता की पहचान, चाहे वो गर्दन से हो, हाथ से हो, पैर से हो, है ना। तो वो है कि गति प्रेरक बाधिता की पहचान निम्न में से कौन सा है? प्रमस्तिष्क पक्षाघात से ग्रस्त बच्चे का सिर, गर्दन अनियंत्रित रहता है तथा लार बहती है। मेरुरज्जु चोट से ग्रस्त बच्चे को चलने फिरने तथा मोटर गतिविधियों में को संचालित करने में समस्या आती है। प्रमस्तिष्क चोट से ग्रसित बच्चे में आंशिक या पूर्ण लकवा हो सकता है। पार्किंसन बीमारी में बच्चे के शरीर की गतिविधि को प्रभावित करता है, जैसे चलना फिरना, ये बाधित होता है, या उपरोक्त सभी।
तो देखिए, गति प्रेरक बाधिता की पहचान क्या क्या है? तो प्रमस्तिष्क पक्षाघात, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का अगला भाग हुआ, और वहां पक्षाघात से अगर कोई ग्रसित बच्चे हैं तो उसका सिर, गर्दन और नियंत्रित रहता है और लार हमेशा बहती रहती है। मेरुरज्जु चोट, स्पाइनल कोड चोट से अगर ग्रस्त बच्चे हैं, उसको चलने फिरने में तथा मोटर गतिविधियों को संचालित करने में समस्या आती है, ये भी एक पहचान है। प्रमस्तिष्क चोट से ग्रसित बच्चे में आंशिक या पूर्ण लकवा हो सकता है, पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, वो भी हो सकता है। पार्किंसन बीमारी में बच्चे के शरीर की गतिविधि को प्रभावित करता है, जैसे चलना फिरना जो है वो बाधित होता है, ये भी एक लक्षण है, ये भी एक पहचान है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी। आगे है अधिगम अशक्तता। सीखने में जो अशक्त बच्चे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा प्रकार है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ध्यान अभाव, अति क्रियाशीलता, विकृति या उपरोक्त सभी। तो देखिए, अधिगम अशक्तता 4 प्रकार के होते हैं। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसग्राफिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और चौथा है ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति। ये 4 प्रकार के अधिगम अशक्तता हैं। चारों को अलग अलग हम लोग अभी देखेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहां पर ये जानिए कि अधिगम अशक्तता कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। पहला है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिसग्राफिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया और चौथा है ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चलिए आगे है कि जो बच्चे क्या है कि जो बच्चे लिखित विषय वस्तु को समझने में असमर्थ होते हैं, लिखा हुआ चीज है, जैसे किताब को ही पढ़ा वो समझ में उसको नहीं आ रहा है, तथा जिन्हें अस्पष्ट तथा धुंधली दिखाई देती है, सही से दिखाई नहीं देती है, निम्न में से कौन सा अशक्तता है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया होगा, डिसकैलकुलिया उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बच्चा लिखित विषय वस्तु को समझने में असमर्थ होता है तथा जिन्हें अस्पष्ट और धुंधली दिखाई देती है, वैसे बच्चे डिसलेक्सिया कहलाता है ना। वो जो है डिसलेक्सिया अधिगम अशक्तता कहलाता है। आगे है कि जो बच्चों को या जिन बच्चों को तंत्रिका तंत्र की असमर्थता के कारण, नर्वस सिस्टम की असमर्थता के कारण अपने विचारों को लेखनीबद्ध करने में कठिनाई होती है, यानी अपना भाव को, अपने विचार को वो लिख करके प्रकट नहीं कर पाता है, वो निम्न में से कौन सा अधिगम अशक्तता कहलाता है? डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वैसे बच्चे जो तंत्रिका तंत्र की असमर्थता के कारण अपने विचारों को लेखनीबद्ध नहीं कर पाता है, करने में कठिनाई महसूस करता है, वैसे बच्चे डिसग्राफिया अधिगम अशक्तता से ग्रसित है। चलिए आगे है कि जिन बच्चों में गणित संबंधी प्रश्नों को हल करने की असमर्थता होती है,
क्या कहलाता है? गणित शब्द से ही उसको डर लगता है। ऐसे बच्चे को कौन सा अधिगम अशक्तता है? तो वो है डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से एक से अधिक लिखा गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। इसको सुधार कर लेंगे, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों में को गणित संबंधी प्रश्नों को वह हल करने में असमर्थ है, हिसाब नहीं बना पाता है, साधारण बात समझिए, साधारण सब भाषा में, तो वो डिसकैलकुलिया अधिगम अशक्तता कहलाता है। अब आइए स्नायु तंत्र संबंधी विकृति, जिससे ध्यान बंट जाता है तथा जिसमें अति क्रियाशीलता होती है। स्नायु तंत्र क्या है? स्नायु तंत्र के माध्यम से ही हम जो आंख से देखते हैं, आंख से स्नायु तंत्र के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना पहुंचाई जाती है। हमने बाघ देखा तो वो बाघ की सूचना स्नायु तंत्र के द्वारा ब्रेन को जाता है, मस्तिष्क को जाता है। अगर वो स्नायु तंत्र सही से काम नहीं करता है, उसमें कोई विकार आता है, कोई विकृति उत्पन्न होती है, उससे उसका ध्यान बढ़ जाता है तथा जिससे वो अतिक्रियाशीलता होती है जिसमें, वैसे बच्चे को कौन सी अधिगम अशक्तता होती है? ध्यान अभाव अतिक्रियाशीलता विकृति, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, ADHD, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डिसकैलकुलिया के विषय में हम लोग जान गए, डिसलेक्सिया के बारे में भी जान गए। तो यही है सही आंसर, ADHD, ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिजॉर्डर। ये जो अधिगम अशक्तता है, इसमें क्या होता है? स्नायु तंत्र संबंधी विकृति होती है जिससे ध्यान बट जाता है तथा जिसमें अति क्रियाशीलता होती है। अधिगम अशक्तता की पहचान क्या है? अधिगम अशक्तता की पहचान क्या है? बच्चे को अपने कार्य को संगठित करने में कठिनाई महसूस करना, प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चों को अधिक समय लगना, थोड़े से व्यवधान से बच्चे का ध्यान भंग हो जाना। उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अधिगम अशक्तता की पहचान क्या क्या है? बच्चे को अपने कार्य को संगठित करने में कठिनाई महसूस करना, कोई भी कार्य को संगठित रूप से सिस्टमेटिकली वो कार्य नहीं कर पाता, उसमें कठिनाई महसूस करे, तो समझ जाइए कि वो अधिगम अशक्तता की पहचान है। दूसरा है कि प्रश्नों के उत्तर देने में बच्चों को अधिक समय लगता है, तो भी हम लोग समझेंगे कि यह अधिगम अशक्तता की पहचान है। थोड़े से व्यवधान से बच्चे का ध्यान क्या होता है? भंग हो जाता है। जरा सा कोई आवाज आया, कोई आ गया, कोई बुलाने आया, बच्चा पढ़ाई छोड़ के उधर देखने लगता है, तो ये भी अधिगम अशक्तता की पहचान है। उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, उसका ध्यान कहीं और है। आगे है, तो ये तीनों जो विकल्प सही है, इसलिए सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। चलिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, वो है कि सुमेलित करें। कारण दिया हुआ है और इसका प्रभाव। मधुमेह, डायबिटीज से क्या होता है? दृष्टिबाधिता, अंधता या संज्ञानात्मक बाधिता। प्रमस्तिष्क पक्षाघात से क्या होता है? दृष्टिबाधिता, अंधता या संज्ञानात्मक बाधिता। श्रवण एवं भाषाई विकार जो है वो किससे उत्पन्न होता है? दृष्टिबाधिता या अंधता या फिर संज्ञानात्मक बाधिता। इसको सही से सुमेलित करना है। और इसमें देखिए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, इस तरह से करके 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो हम लोग सही पर जाते हैं कि सही है कौन।
तो मधुमेह से अंधता प्रभाव होता है, डायबिटीज से अंधता का प्रभाव होता है, यानी एक का बी। देखिए एक का बी है। फिर है प्रमस्तिष्क पक्षाघात से दृष्टि बाधिता उत्पन्न होती है, यानी 2 का ए होगा। देखिए 2 का ए है। फिर श्रवण एवं भाषाई विकार से संज्ञानात्मक बाधिता होता है, बच्चे को सीखने, याद करने, समझने, तर्क वितर्क करने, है ना, लिखने पढ़ने से संबंधित बाधिता उत्पन्न होती है, यानी 3 का सी होगा। तो ये सही विकल्प है, आपका आंसर जो होगा वो ए नंबर होगा। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का भी सवाल आपको 2, 4, 5 सवाल ऐसे भी रहेंगे जिसको कि आपको बनाना है परीक्षा में। संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार की पहचान निम्न में से कौन सा है? सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखने की परेशानी, सामान्य परिस्थितियों में अनुपयुक्त प्रकार के अनुभूति, दुख या तनाव की एक सामान्य व्यापक मनोदशा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए संवेदनात्मक एवं व्यवहारात्मक विकार की जो पहचान है वो है कि सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखने की परेशानी। दूसरा है कि सामान्य परिस्थितियों में अनुपयुक्त प्रकार के व्यवहार की अनुभूति। तीसरा है दुख या तनाव की एक सामान्य व्यापक मनोदशा। यानी 3 जो विकल्प ऊपर से है वो तीनों सही है, इसलिए आपको आंसर करना है उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सीमा निम्न में से कौन सा है? विद्यालय का वातावरण, सबके लिए विद्यालय की उपलब्धता, शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण, मार्गदर्शन तथा निर्देशन की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की हम लोग पहचान करने सीख लिए, किस प्रकार से समावेशन करना है वो भी सीख लिए, किस प्रकार से समावेशी शिक्षा देना है उस पर भी बातें हो गई। अब है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सीमा क्या है, त्रुटि क्या है, जो कि हम लोग सब कुछ रहते हुए और समावेशी शिक्षा या उसका समावेशन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले विद्यालय का वातावरण इस प्रकार से होना चाहिए ताकि बच्चे का समावेशन भी हो और समावेशी शिक्षा भी उन्हें दी जा सके। सबके लिए विद्यालय की उपलब्धता, शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण, ये कहना समावेशन और समावेशी शिक्षा जितना आसानी से बोला जा रहा है उतना आसानी से दिया जाना संभव नहीं है। हर एक बच्चे की पहचान करना और हर एक बच्चे की पहचान करके विशेष रूप से अलग बच्चों की आवश्यकता अलग अलग होती है और सभी बच्चे को अलग अलग तरीके से अलग अलग शिक्षण विधियों को अपना करके अलग अलग भौतिक संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए और तब शिक्षा देना है। इसलिए शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन और निर्देशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए कि किस प्रकार से बच्चों की पहचान हो, बच्चों का समावेशन हो और तब समावेशी शिक्षा दिया जाए। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम RPWD एक्ट कब लागू किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है या एक्ट जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं,
यह दिव्यांग अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कब लागू किया गया? 2016, 2015, 2014, 2020 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में पारित किया गया और इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, सीखने का कार्य करते हैं। चलिए, अब है दूसरा जो टॉपिक था, जेंडर, लिंग, उससे रिलेटेड विचार विमर्श जो टॉपिक है, किस प्रकार से परिवार में, समाज में जेंडर विभेद होता है, बच्चे और बच्चियां, लड़का और लड़की में फर्क किया जाता है, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है जो बहुत ही परीक्षोपयोगी और महत्वपूर्ण है। उसको देखते हैं कि अन्ना ओकले ने अपनी पुस्तक सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी में कब सेक्स को परिभाषित करते हुए कहा कि सेक्स का तात्पर्य पुरुष अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। ये कब कहा उन्होंने? 1972, 1970, 1971, 1973। तो देखिए, अन्ना ओकले ने अपनी पुस्तक का जो विमोचन किया वह 1972 ईस्वी में किया, 1972 में किया, है ना। और उस बुक का नाम, उस किताब का नाम था सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। और इस बुक में सेक्स को परिभाषित करते हुए कहा कि सेक्स का तात्पर्य पुरुष अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। सेक्स का मतलब होता है सेपरेट, अलग होता है, एक पुरुष दूसरा स्त्री, जैविक रूप से दोनों अलग अलग होता है। स्त्रियों का जो शारीरिक बनावट है उसका क्या काम है? बच्चों का जन्म देना, बच्चा को स्तनपान कराना। पुरुष का काम अलग है। लेकिन ये जो जैविक विभाजन है, जैविक विभाजन के अलावे जो सामाजिक विभाजन है, पारिवारिक के सदस्य जो थोपते हैं, ये गलत है। बाकी सब समान है और समान उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। हर एक क्षेत्र में समानता का अधिकार उनको दिया जाना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए 2-3 प्रश्न है। एक तो है कि अन्ना ओकले ने कब ये पुस्तक लिखा, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी? 1972 में। और उसके हिसाब से जो सेक्स का परिभाषा दिया वो भी सेक्स का तात्पर्य पुरुष अथवा स्त्रियों के जैविक विभाजन से है। तीसरा जो प्रश्न है कि सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी पुस्तक का प्रतिपादन किसने किया, किसने लिखा? तो वो होगा अन्ना ओकले ने लिखा। कब लिखा? 1972 ईस्वी में लिखा। आगे है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट ने कब एक तीसरे लिंग को मान्यता दी जो न तो पुरुष है और न ही महिला है? 15 अप्रैल 2014, 14 अप्रैल 2015, 14 अप्रैल 2014 या उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा? कि एक तीसरे लिंग की मान्यता दी जो ना तो पुरुष है और ना ही महिला है, यानी थर्ड जेंडर की बात हो रही है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष की प्राथमिक सत्ता होती है, जहां उन्हें परिवार एवं समाज में उच्च माना जाता है तथा स्त्रियों को पुरुष के अनुसार चलना पड़ता है,
निम्न में से क्या कहलाता है? मातृसत्तात्मक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहां पर देखिए किसकी प्रधानता हो रही है? पुरुष की प्रधानता हो रही है। ऐसे सामाजिक व्यवस्था जिसमें पुरुष की प्राथमिक सत्ता होती है और पुरुष को परिवार एवं समाज में उच्च माना जाता है और स्त्रियों को पुरुष के अनुसार चलना पड़ता है, वैसे सामाजिक व्यवस्था को पितृसत्तात्मक व्यवस्था कहते हैं, पुरुष प्रधान व्यवस्था कहेंगे, जहां पुरुषों की चलती है। चलिए आगे है कि ऐसी विचारधारा क्या है? ऐसी विचारधारा जिसमें पुरुष एवं स्त्रियां बराबर समझे जाते हैं, स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार एवं अवसर दिए जाते हैं, निम्न में से क्या कहलाता है? नारीवाद, पितृसत्ता, मातृसत्ता, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नारीवाद आंसर होगा, क्योंकि नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें पुरुष एवं स्त्रियां बराबर समझे जाते हैं तथा स्त्रियों को पुरुष के समान अधिकार एवं अवसर दिए जाते हैं, नारीवाद कहलाता है। नारीवाद फेमिनिस्ट क्या है? नारीवाद फेमिनिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब फ्रांस में चिकित्सीय पुस्तकों में किया गया था? कब किया गया था? 1871, 1870, 1872, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1871 में नारीवादी फेमिनिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कहां? फ्रांस में चिकित्सीय पुस्तकों में। भारत में नारीवादी आंदोलन, भारत में नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ निम्न में से कौन सी कुरीतियों को खत्म करने एवं महिला साक्षरता, महिला संपत्ति अधिकार एवं विधवा विवाह को लागू करने को लेकर हुआ? सती प्रथा, बाल विवाह, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत में जो नारीवादी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ, किसके लिए हुआ? सती प्रथा को समाप्त करने के लेकर, बाल विवाह को समाप्त करने को लेकर। सती प्रथा के विषय में सभी साथी जानते हैं। सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें अगर किसी महिला का पति अगर मर गया तो पत्नी को भी पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था। और इसको समाप्त करने के लिए बाल विवाह, यानी जो एक निर्धारित उम्र है उससे कम उम्र में, यानी बच्चे में ही जो शादी की जाती है उसको बाल विवाह कहते हैं। तो इन दोनों कुप्रथाओं को की समाप्ति के लिए भारत में पहला नारीवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसमें क्या हुआ? महिला साक्षरता, महिला संपत्ति अधिकार एवं विधवा विवाह को लागू करने को लेकर हुआ। कि सती प्रथा विधवा महिला को आज भी समाज में एक दूसरे दृष्टि से देखा जाता है और इसलिए उसमें विधवा पुनर्विवाह की अनुमति दी गई ताकि वो फिर से अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। चलिए आगे है कि भारत में नारीवाद का दूसरा चरण कब से कब तक माना जाता है, जहां गांधी जी ने महिलाओं को उनकी घरेलू एवं पारिवारिक भूमिका से बाहर निकालकर राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल किया। पहला जो नारीवाद का पहला आंदोलन अभी हम लोग देखे, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए किया गया। और दूसरा जो चरण है नारीवाद का, वह कब किया गया? तो गांधी जी ने महिलाओं को उनकी घरेलू और पारिवारिक भूमिका से बाहर निकाल करके राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल किया।
1857 से 1947 के बीच, 1900 से 1947 के बीच, 1915 से 1947 के बीच, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 1915 से 1947 के बीच, क्योंकि गांधी जी का जो चरण है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए और फिर 15 अगस्त 1947 को वो आज़ादी दिलाए, है ना। तो ये गांधीवादी चरण है। और गांधी जी ने क्या किया था, नारीवाद का दूसरा चरण इन्होंने प्रारंभ किया और इसमें महिलाओं को उनको घरेलू और पारिवारिक भूमिका से बाहर निकाल करके राष्ट्रवादी आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। चलिए आगे है कि ऐसी सामाजिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है, निम्न में से क्या कहलाता है? सामाजिकरण, पारिवारिकरण, देशीकरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बार बार क्या है, सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक गुणों का विकास होता है और सामाजिक प्राणी बनता है, यानी वह सामाजिकरण कहलाता है। कोई भी जीव मनुष्य को छोड़ करके सामाजिक प्राणी नहीं कहलाता है, क्योंकि उसमें सामाजिक गुण का विकास नहीं होता है और वह सामाजिक प्राणी नहीं बनता है। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है और वह सामाजिक प्राणी बनता है, समाजीकरण कहलाता है। चलिए आगे है कि किनके अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। ये किसने कहा, किसने इस बात को कहा? किम्बल यंग, रोजन, ग्लेजर, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये किम्बल यंग ने कहा, क्या कहा कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। आगे है कि किनके अनुसार समाजीकरण समाज और संस्कृति के विश्वासों, मूल्यों, प्रतिमानों तथा सामाजिक भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। ये किसने कहा? रोजन एवं ग्लेजर, किम्बल यंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रोजन एवं ग्लेजर ने कहा, क्या कहा कि समाजीकरण समाज और संस्कृति के विश्वासों, मूल्यों, प्रतिमानों तथा सामाजिक भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है। अब है कि समाजीकरण की विशेषता निम्न में से कौन सा है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण व्यक्ति को संवेदनशील बनाने में मदद करता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए कि समाजीकरण की जो विशेषता है वह है कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक क्या होता है, चलती है। समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण व्यक्ति को संवेदनशील बनाने में मदद करता है, इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये समाजीकरण की विशेषता है। समाजीकरण के द्वारा एक जैविक प्राणी में समाज का जो भी गुण है, जो समाज स्वीकार करता है, वैसे गुण जिसका समाज में स्वीकार्यता है, वैसे गुण से संपन्न होते हैं समाजीकरण की क्रिया के द्वारा। अब है कि समाजीकरण का उद्देश्य क्या है। समाजीकरण की विशेषता को हम लोगों ने देखा।
तो समाजीकरण के उद्देश्य क्या हैं? समाजीकरण द्वारा व्यक्ति के जीवन को नियमबद्ध बनाया जाता है। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में सामाजिक क्षमता का विकास करना है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक भूमिका निभाने की योग्यता प्राप्त होती है। समाजीकरण का उद्देश्य एक जैविकी प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाना है जो सक्षम और उत्तरदायी वयस्क बन सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, समाजीकरण का जो उद्देश्य है वह है कि समाजीकरण द्वारा व्यक्ति के जीवन को नियमबद्ध बनाया जाता है। पहला विशेषता, पहला उद्देश्य। समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्ति में सामाजिक क्षमता का विकास करना है। दूसरा उद्देश्य। तीसरा है कि समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक भूमिका निभाने की योग्यता प्राप्त होती है। चौथा है कि समाजीकरण का उद्देश्य एक जैविकी प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाना है। वो जैविक प्राणी तो सब है, जीव सब में है, सब सजीव है। सजीव का जो लक्षण है प्रजनन करना, भोजन करना, गति करना, श्वसन करना, वृद्धि करना, वो सब करता है। लेकिन जैविकी प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाना है, और जब सामाजिक प्राणी वह बन जाता है तो वह सक्षम हो जाता है, एक उत्तरदायी को समझता है ना। यानी कि सही जो इसका आंसर होगा वह उपरोक्त सभी होगा। आगे है कि समाजीकरण के अभिकरण निम्न में से कौन सा है? परिवार, यानी कि अभिकरण करने मतलब किसके द्वारा समाजीकरण का कार्य होता है? परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, मित्र, उपरोक्त सभी। तो समाजीकरण का जो कार्य होता है वो परिवार के द्वारा होता है, विद्यालय के द्वारा होता है, पास पड़ोस के द्वारा होता है, मित्र के द्वारा होता है। यानी आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा समाजीकरण का काम होता है। इसलिए समाजीकरण के जो अभिकरण हैं वो सभी हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समाजीकरण करने वाली प्रथम संस्था निम्न में से कौन सा है? पहली संस्था कौन सा है जो बच्चों का समाजीकरण करता है, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो समाज है, विद्यालय है, परिवार है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वो महत्वपूर्ण और प्रथम संस्था परिवार है जो समाजीकरण का कार्य करता है। चलिए, आगे है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे अहम मानी जाती है? समाज की, परिवार की, विद्यालय की, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समाजीकरण की प्रक्रिया का प्रथम संस्था परिवार है, और समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की ही होती है। चलिए, आगे है कि मीडिया ने समाज में प्रचलित निम्न में से कौन सी कुप्रथा के प्रति समाज की धारणाओं एवं दृष्टिकोण को बदलने का काम किया है? मीडिया कहते किसको है? मीडिया, मीडिया से मतलब हुआ समाचार पत्र, मीडिया से मतलब हुआ पत्रिकाएं, मीडिया से मतलब हुआ इंटरनेट, मीडिया से मतलब हुआ टीवी पर जो भी प्रोग्राम देखते हैं। तो मीडिया का समाज में प्रचलित कौन सी कुप्रथा है जिसको, उस कुप्रथा के प्रति समाज की जो धारणा है या दृष्टिकोण है उसको बदलने का काम किया है? बहुविवाह, बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा, उपरोक्त सभी। तो देखिए, मीडिया ने बहुविवाह को की जो धारणा है और दृष्टिकोण है उसको बदलने का काम किया। बाल विवाह, छुआछूत, जाति प्रथा, ये सब जो कुप्रथाएं समाज में है उसको दूर करने में
समाज के प्रति उसका जो धारणा और दृष्टिकोण है उसको बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया ने निभाया है। इसलिए सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो साथियों, बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए जो आगामी कुछ दिनों में परीक्षा आयोजित होने वाली है, उसके लिए जो भी डीएलएड 75 अंक के लिए जो भी सिलेबस निर्धारित किया गया, हर एक टॉपिक को मैंने विस्तार पूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत किया। और यह कैसा लगा, आज का ही वीडियो कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आपके कमेंट से ही हम ऊर्जान्वित होते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।